जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट की इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एसएससी भर्ती 2023 जो हमने मॉक टेस्ट श्रृंखला शुरू की थी जीएस के लिए, तो उसी मॉक टेस्ट श्रृंखला में एक और मॉक टेस्ट मैं लेके आया हूं जीएस का। तो 25 प्रश्न हम इसमें करेंगे। आपके आने वाले एमटीएस हवलदार का एग्जाम हो, सीजीएल का प्रीलिम्स आ चुका है, आपका सीजीएल की वैकेंसी आ गई है, इसमें आप ऑनलाइन करा दीजिएगा। और ईपीएफओ की ऑनलाइन अभी चल रही हैं, वो भी आप करा दीजिएगा। स्टेनो क्लर्क वाली इसमें पोस्ट भी हैं और भी कई सारे इसमें पोस्ट चल रही हैं आपकी। और सीडीएस की जो भर्ती पेपर है आपका वो होने वाला है, ये आप याद रखिएगा। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहता है लूर भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? लूर जो फोक डांस है कहाँ किया जाता है? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, हरियाणा का लोक नृत्य है लूर। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का लोक नृत्य लूर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा, हरियाणा में एक स्वांग भी होता है, स्वांग नृत्य भी कहाँ किया जाता है? हरियाणा में। और धमाल भी होता है आपका कहाँ पे? हरियाणा में। तो स्वांग, धमाल और लूर ये सब हरियाणा के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों हरियाणा का ना एक ज़िला है आपका फरीदाबाद, और फरीदाबाद ज़िले में सूरजकुंड मेला लगता है। सूरजकुंड मेला ये कहाँ पे लगता है? तो जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है आपके एग्जाम में कि सूरजकुंड मेला हरियाणा में लगता है। ठीक है दोस्तों, और हरियाणा में ना एक शहर आपका करनाल। करनाल में क्या है? करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र है। तो कभी आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में है। ठीक है, और हरियाणा का ही एक शहर है आपका गुरुग्राम, उसमें भी एक जगह आपकी मानेसर। तो कभी क्वेश्चन आए राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र ये आपका मानेसर गुरुग्राम में है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। क्लियर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे लिखा है केरल। तो किसी भी डांस में अगर आपको कली शब्द मिले, कथकली, पुलिकली, कौन है, कई सारे आपके कथकली है, पुलिकली है, और परिचा कली है, कैकोटिट कली है, मरगम कली है। कली वाले सारे डांस केरल में होते हैं। ठीक है, और केरल का एक डांस हो रहा है आपका मोहिनीअट्टम, ये बहुत आता है एग्जाम में, मोहिनीअट्टम केरल में। अच्छा, कर्नाटक की बात करूँ तो यक्षगान, सबसे फेमस डांस कर्नाटक में यक्षगान। और एक और याद में कमशाले। कमशाले कहाँ का डांस है दोस्तों? कमसाले डांस ये कर्नाटक में ही किया जाता है। ठीक है, मणिपुर में आपको ऐसे मणिपुरी है, ख्याल है, नटरास है, ये सब मणिपुर के होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो लूर पूछा गया था आपसे, हरियाणा का डांस है। निलंबन के गुणों के संदर्भ में दिए गए कौन से कथन सही हैं? दोस्तों निलंबन में कौन कौन से जो कथन है वो आपके सही हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, निलंबन ना एक बिस्मांगी मिश्रण होता है। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है, तो मतलब ये तो सही हो गया आपका। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना, इन कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से कम होता है और इन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों कथन आपके क्या हो गए? सही हो गए आपके। तो ये पहला कथन भी सही है और ये आपका दूसरा कथन भी सही है। तो देख लेते हैं अब। तो इसका सही कथन क्या बनेगा? ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। पोंगल भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला एक शस्य उत्सव है, मतलब कृषि त्योहार है? दोस्तों पोंगल ना ये तमिलनाडु में होता है, और पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, पहले दिन के पोंगल में हम पूजा करते हैं किसकी? सूर्य की। तो पहले दिन का पोंगल सूर्य की पूजा होती है। ठीक है, सूर्य नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सूर्य नहीं, पहले दिन में जो पोंगल होता है उसमें इंद्र की पूजा होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं आप भोगी पोंगल। उसके बाद में सूर्य पोंगल, उसके बाद में हम मनाते हैं मट्टू पोंगल, और मट्टू के बाद में मनाते हैं हम कन्नुम पोंगल। तो पोंगल एक नहीं 4 दिन तक मनाया जाता है। पोंगल एक पकवान का नाम होता है। ठीक है, अच्छा पोंगल के अवसर पर क्या कोई खेल होता है तमिलनाडु में? हाँ, जल्लीकट्टू। तो जल्लीकट्टू जो खेल है ये तमिलनाडु का ही खेल है, पोंगल के अवसर पर आयोजित किया जाता है। ठीक है दोस्तों तमिलनाडु की बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में लिग्नाइट कोयले के भंडार जो कहाँ पर देखने मिलेंगे, तो लिग्नाइट कोयले के भंडार भारत में एक जगह है नवेली। नवेली आपका तमिलनाडु में है। तो नवेली में लिग्नाइट कोयले के भंडार देखे जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है कि नवेली क्यों प्रसिद्ध है? तो लिग्नाइट कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में ना सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में। क्या आपको पता है कि तमिलनाडु का नया साल पुथांडु होता है? तमिलनाडु का नया साल पुथांडु होता है, जरूर याद रखना। ये बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के। तो तमिलनाडु का नया साल है पुथांडु। और तमिलनाडु में एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ की एक मार्शल आर्ट है सिलंबम। तो सिलंबम कहाँ की मार्शल आर्ट है? तमिलनाडु की मार्शल आर्ट है सिलंबम। ठीक है, तमिलनाडु में ना एक शहर है आपका कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है।
तो कभी क्वेश्चन आए कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा गया है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। चेन्नई इसकी राजधानी है, ठीक है। तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में एक चीज़ ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। इसकी राजभाषा क्या है? तमिल। तो पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से किस फसल को उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है? तो दोस्तों, किस फसल को उगने में, तो गन्ना। गन्ना खरीफ की फसल है और इसको उगने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा, भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये कोयम्बटूर में है। देखो ध्यान रखना, गन्ना प्रजनन संस्थान, अगर प्रजनन शब्द लगा हुआ है तो आंसर है कोयम्बटूर, जो तमिलनाडु का शहर था। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? लखनऊ में, ठीक है दोस्तों, याद रखना। गन्ना तना होता है आपका। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया चावल। क्या आपको पता है कि भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कटक में। भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, कादरी गोपालनाथ का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों, कादरी गोपालनाथ, तो कादरी गोपालनाथ की हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे होगा? सैक्सोफोन, ऑप्शन सी, सैक्सोफोन से, ठीक है। सितार वादन के लिए पंडित रविशंकर का नाम ही आप याद रखिएगा, इनसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर मिलता है आपके एग्जाम में। पंडित रविशंकर सितार वादन। जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा कुरैशी तबला वादन के लिए जाने जाते हैं, जाकिर हुसैन। बांसुरी वादन के लिए हरिप्रसाद चौरसिया, हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, फरवरी 2022 में किस भारतीय राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि कैंसर को रोकने के लिए वह होप एक्सप्रेस शुरू करेगी? दोस्तों, कैंसर को रोकने के लिए होप एक्सप्रेस शुरू की थी महाराष्ट्र की सरकार ने। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी, 1 मई 1960। और महाराष्ट्र में ना एक चीज़ याद रखना, लोनार झील है, लोनार झील। और लोनार झील उल्कापिंड के गिरने से बनी है। ये भारत में इकलौती ऐसी झील है जो उल्कापाती झील मानी जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र भारत में उत्तर प्रदेश के बाद देखो सबसे ज़्यादा आबादी यूपी की, और यूपी के बाद सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र का नंबर दूसरा आता है आबादी के मामले में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र का नया साल क्या होता है? गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का नया साल गुड़ी पड़वा होता है, याद रखेंगे। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य कोली है। लावणी डांस महाराष्ट्र में किया जाता है। ललिता डांस महाराष्ट्र में किया जाता है। लेजिम डांस महाराष्ट्र में किया जाता है। धांगरी गाजा डांस कहाँ का है? तो धांगरी गाजा डांस आपका महाराष्ट्र का है। सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कैंसर। क्या आपको पता है कि वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। ऑन्कोलॉजी क्या होता है? कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और कोबाल्ट 60 जरूर याद रखना। कोबाल्ट 60 एक ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसका यूज हम कैंसर के उपचार में करते हैं। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। तो होप एक्सप्रेस किसने शुरू की थी? महाराष्ट्र सरकार ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका, धर्म सूत्रों में क्या शामिल है? दोस्तों, धर्म सूत्रों की हम बात करें तो धर्म सूत्रों में वर्णाश्रम, श्रम, व्यक्तिगत आचरण, राजा एवं शासकों के कर्तव्य आदि शामिल होते हैं। मतलब क्या होगा इसमें? शासकों का कर्तव्य, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शासकों का कर्तव्य है, ऑप्शन सी, शासकों का कर्तव्य है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है? दोस्तों, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये यूएनडीपी का है। यूएनडीपी बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो मानव विकास रिपोर्ट ये जारी करता है, जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, जरूर याद रखना। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया एक ऑप्शन में खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय पता है कहाँ पर है? जेनेवा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन बना था, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन ये रोम में है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन रोम में, याद रखेंगे इसके बारे में। तो मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करेगा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पर मापती है? दोस्तों, गरीबी रेखा गरीबी को किस आधार पर मापेगी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? गरीबी रेखा गरीबी को आय स्तर या उपभोग के आधार पर मापती है। तो आय स्तर या उपभोग, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आय स्तर व उपभोग पर मापती है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलो एक क्वेश्चन बताना आपका, कभी आप मैंने आपको पढ़ाया भी है कई बार क्लास में, तो मैंने कई बार पढ़ा दिया। बहुआयामी गरीबी, इसके 3 4 घटक हैं, वो कौन से हैं? किसको आप बहुआयामी गरीब कहोगे?
ठीक है, बहुआयामी गरीबी या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो होती है, ये क्या चीज़ को बताती है, किन किन चीज़ों की गरीबी को बताती है, ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है, ये भारत के किस राज्य में है। दोस्तों मैं बात करूं करदांग मठ की, तो करदांग मठ जो है ना, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। क्या आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की स्थापना राज्य के रूप में कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना, याद रखिएगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला। और शिमला में भारत का केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। तो भारत में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शिमला में है, जरूर याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में। तो करदांग मठ हिमाचल प्रदेश। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये भारत के किस राज्य में है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है आपके हिमाचल में, ठीक है, याद रखिएगा। पिन वैली नेशनल पार्क भी है, खीर गंगा नेशनल पार्क भी है। और हिमाचल प्रदेश में एक बांध है आपका नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध। नाथपा झाकरी बांध ये सतलज नदी पर है, बहुत आता है एग्जाम में दोस्तों, रट लेना बिल्कुल। नाथपा झाकरी बांध हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है, ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में। और हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा भी आपको याद रखना, रोहतांग दर्रा, क्योंकि रोहतांग दर्रे में अटल टनल जो अटल सुरंग है वो बनाई गई है। और एक सिपकिला दर्रा भी आपको याद रखना है, वो भी हिमाचल में है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है गोवा। गोवा की स्थापना राज्य के रूप में कब हुई? 30 मई 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था, 25वां, ठीक है, 30 मई 1987। झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था, 15 नवंबर सन 2000। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, कमला नारायण को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? दोस्तों कमला नारायण की हम बात करें तो कमला नारायण जो है ये भरतनाट्यम के जानी जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, भरतनाट्यम। कमला नारायण भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है भारत में, ऑप्शन सी। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से, ठीक है। और ये भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस माना जाता है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के नाम पर इसका नाम क्या रखा है? भरतनाट्यम रखा है। जैसे आपकी रुक्मणी देवी अरुंडेल है, भरतनाट्यम करती हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, सोनल मानसिंह है, बैजंती माला है, वो सब भरतनाट्यम करते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया आपका कथक। कथक की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? यूपी से मानी जाती है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी सब कथक के लिए जानी जाती है। कथकली केरल का है आपका, केरल। ओडिसी आपका उड़ीसा का है। 8 ही तो क्लासिकल डांस है भारत में। एक सतरिया, और आप याद रखिएगा सतरिया असम का डांस है, सतरिया असम का डांस है, याद रखना। नेक्स्ट आपका, भारत के साथ कितने देशों की भूमि साझा होती है? दोस्तों भारत के साथ 7 देश, चीन, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भूमि साझा करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सबसे ज़्यादा जो हमारी स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे बड़ी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश के साथ है। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, भारत का एरिया कितना है? दोस्तों भारत का एरिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और ये संपूर्ण विश्व का 2.4% है। अगर दुनिया के मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो दुनिया का भौगोलिक क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसका लगभग 2.5% मतलब 2.4% भारत के अंतर्गत आता है, याद रखना इसके बारे में। और इस इतने परसेंट एरिया पर भारत में दुनिया की 17.5% आबादी रहती है। मतलब आप बर्डन देख सकते हो पॉपुलेशन का कितना बर्डन है। लगभग 2.5% एरिया पर दुनिया की 17.5% आबादी निवास करती है भारत में, आप लगा सकते हो। तो भारत का एरिया जरूर याद रखना, ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा क्या आपको पता है कि भारत में जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना आगे चलता है? भारत का मानक समय, दोस्तों मैं आपको बता दूं भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य से कितना आगे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आ सकता है इस बार। तो 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है। और ये पूर्वी देशांतर से लिया गया है, ठीक है, 82.5 जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है उससे लिया गया है। और ये 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है ग्रीनविच माध्य से, याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट आपका 1526 ईस्वी में पानीपत में बाबर ने किसको हराया था? दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था और इसमें बाबर की मुगलिया सेना ने पराजित कर दिया था इब्राहिम लोदी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। और ध्यान रखना इसी युद्ध में भारत में पहली बार आर्टिलरी का प्रयोग किया गया था। तोप खाने की शुरुआत भारत में कब से होती है? 1526 से बाबर के द्वारा। बाबर मुगल वंश का राजा है, याद रखिएगा, ये मुगल वंश की स्थापना करता है,
ठीक है। और लोधी वंश की मैं बात करूं तो लोधी वंश किसने स्थापित किया था? दोस्तों लोधी वंश स्थापित किया था बहलोल लोधी ने 1451 में। तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी और लोधी वंश का अंतिम राजा था आपका इब्राहिम लोधी। अच्छा सॉरी, मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया, इब्राहिम लोधी है इसका आंसर, इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। एक्चुअली मैं बता दूं, ये जो सिकंदर लोधी लिखा गया ऑप्शन में, इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। आगरा की स्थापना करने का श्रेय सिकंदर लोधी को दिया जाता है, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 में, अकबर और हेमू की सेना के बीच हुआ था। दूसरा पानीपत का तीसरा युद्ध था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाऊ, मतलब अफगान और मराठाओं के बीच में, ठीक है। पानीपत जो है ना, ये हरियाणा का शहर है, इसे बुनकरों का शहर भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि भारत में बुनकरों का शहर किसे कहा गया है, तो बुनकरों का शहर ये पानीपत को कहा जाता है, बुनकरों का शहर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लिटमस विलियन न तो अम्लीय है और न ही क्षारीय है, तो उसका रंग कैसा होगा? दोस्तों अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? बैंगनी। इसका सही जवाब बनेगा बैंगनी, ठीक है। लिटमस विलियन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है, तो उसका रंग नीला होता है, बैंगनी होता है कह सकते हैं हम, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे देखो रंग आए हैं, अगर आपसे पूछे प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं, तो आप सिंपल याद रखिएगा GRB, GRB, ग्रीन, रेड और ब्लू, इन तीन रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पायु बलन पर्वत है? दोस्तों अल्पायु बलन पर्वत की हम बात करें तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखो, क्या बलन का मतलब क्या है? फोल्ड माउंटेन्स का मतलब क्या है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानें मुड़ जाती हैं, जिससे लहरदार पर्वत बन जाते हैं। जैसे आपके लहरदार का मतलब क्या है कि आपके उसमें गैप बनेंगे इस तरह से, है ना, सेडिमेंट की तरह गैप बनते रहते हैं। तो ये आपके बलित पर्वत होते हैं, हिमालय पर्वत आपके बलित पर्वत हैं। तो ये जो आपके इसने बोला अल्पायु, अल्पायु का मतलब सबसे नवीन, तो ये हैं आपके आलस, आलस जो होते हैं, आलस नहीं एक्चुअली आल्पस हैं, ठीक है, आल्पस हैं। हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, और यूराल हो गए, रॉकी हो गए, एंडीज हो गए, ये सब आपके बलित पर्वत होते हैं। भारत में सबसे पुराने बलित पर्वत कौन से हैं? वो अरावली, ये ओल्ड है, ठीक है, ये ओल्ड है। और ये आल्प्स वाले जो है, आलस नहीं एक्चुअली इसका नाम, ये आल्प्स है, ठीक है, आल्प्स। तो ये आप याद रखिएगा, ये आल्प जो होते हैं सबसे नवीन है आपके। अच्छा मैं हिमालय भी है, हिमालय भी नवीन है। अब मैं बात करूँ पर्वतों की, अगर आपसे क्वेश्चन आए कभी एग्जाम में कि ओरोलॉजी क्या होता है, पर्वतों का अध्ययन ओरोलॉजी होता है। और 11 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? दोस्तों जब किसी बिल को लेकर, किसी विधेयक को लेकर हमारे संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ठीक है, कि आप लोग बैठ के बात कीजिए, आपके जो भी मतभेद हैं उनको सुलझाइएगा। तो राष्ट्रपति को एक पावर है कि वो संसद की जॉइंट सेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। जरूर याद रखिएगा आर्टिकल 108, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत आता है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रावधान लिया गया। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज़ लिखी गई है आपके अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक, धन विधेयक की परिभाषा लिखी गई है अनुच्छेद 110 में, बहुत आता है एग्जाम में, ये भी आप याद रखना। अच्छा अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखना, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होता है, उसका अपॉइंटिंग होती है, याद रखेंगे। और आर्टिकल 75 है राष्ट्रपति करता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अच्छा संविधान दिवस कब होता है? 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। अच्छा भारत के संविधान को लागू करने की तिथि क्या थी? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्णतः लागू कर दिया गया था, ये आप याद रखना, ठीक है। अच्छा क्या आपको पता है कि भारत के संविधान को किसने अपने हाथ से लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान की स्क्रिप्ट अपने हाथ से लिखी है। और हमारे संविधान का शुभंकर क्या था? हाथी, हमारे संविधान का शुभंकर क्या था? हाथी, ठीक है। संविधान अच्छा या गलत नहीं है, हमारा दुनिया का सबसे सुंदर संविधान हमारे देश का है, हालांकि गलत लोगों के हाथों में है, ये हो सकता है, ठीक है, गलत लोगों के हाथों में संविधान है, लेकिन कभी संविधान गलत नहीं है, संशोधन की पावर हमने दी गई है हमें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो राजनीतिक बातें बाद में बात करेंगे उन पर। निम्नलिखित में से किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे? दोस्तों युवराज सिंह इन्होंने 6 छक्के लगाए थे,
कहाँ पर मैच हुआ था? दोस्तों ये मैच एक्चुअल में जो हुआ था डरबन में हुआ था, किंग्समीड में। तो ये सही जवाब क्या होगा आपका 17 का ऑप्शन ए, किंग्समीड स्टेडियम, दक्षिण अफ्रीका में जो डरबन शहर है वहाँ पे स्टेडियम है, और यहाँ पर युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे। ठीक है। अच्छा, युवराज की आत्मकथा का नाम क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्लियर दोस्तों? चलिए, अच्छा चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, बड़ा मजेदार क्वेश्चन बताना आपको। क्या आपको पता है कि वो खिलाड़ी कौन है जिसने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए थे? कमेंट में उसका नाम लिख के बताइएगा। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे भारत की घरेलू प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर कोई मैच हो, 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाला भारत का पहला बल्लेबाज कौन था? कमेंट में लिख के बताइएगा उसका नाम। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कहाँ पर होगी? आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो खेला जाएगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आईसीसी टी20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर होगा? अमेरिका में होगा। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई में तो है, दुबई, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। क्लियर दोस्तों? अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपका विश्व कप है ना, टी20 वर्ल्ड कप, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2007 से हुई है, और ये हर 2 साल में खेला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 19 क्या कहता है? ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ए डायरी ऑफ ए यंग गर्ल किसकी आत्मकथा है? दोस्तों ये जो आत्मकथा है एनी फ्रैंक की आत्मकथा है। ठीक है, एनी फ्रैंक, ऑप्शन ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, एनी फ्रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये एक यहूदी महिला थी और जर्मन के फ्रैंकफर्ट शहर में जन्मी थी ये। अच्छा, मिशेल ओबामा की किताब आप याद रखना, बी कमिंग, बी कमिंग किसकी किताब है? मिशेल ओबामा। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? दोस्तों जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, मतलब अपसारी चट्टानें, इनका उदाहरण पूछा है। तो आप याद रखना, सबसे पहले तो आप याद रखें, प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानों को, छोटी छोटी चट्टानें जब किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं तो हवा के प्रेशर से, उन पे दाब का प्रेशर से, उनकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है कि अपसारी चट्टानें बनती हैं। इसमें आपकी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर और सैल कड़ी, ये सब जो होते हैं आपके, वो आपके कैसी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जो मार्बल होता है, जो मार्बल है या सैंडस्टोन है, या सैंडस्टोन सॉरी, ये सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ग्रेनाइट जो होता है ये इग्नियस होती है, इग्नियस। नेक्स्ट आपका, विच फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन? दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन के संविधान से हमने संसद की प्रक्रिया ली है, एकल नागरिकता की अवधारणा हमने ली है, रिट वर्ड हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय प्रणाली जो हमने ली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं, यानी कि मौलिक कर्तव्य, यूएसएसआर से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर। न्यायिक पुनरावलोकन, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से। क्लियर? नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दोस्तों इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने थे? तो एस सोमनाथ बने थे ना, एस सोमनाथ, आज अभी भी यही है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्या आपको पता है इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी, 15 अगस्त 1969। और इसरो का मुख्यालय किस शहर में? बेंगलोर में। इसरो भारत की सरकारी स्पेस कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों 1907 में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, सूरत में, सूरत में। और सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के 2 दल बटे, नरम दल और गरम दल। याद रखना। और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो कांग्रेस की स्थापना हुई है ये कब हुई थी? 1885 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। ए ओ ह्यूम को कांग्रेस का संस्थापक माना गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पंक्ति पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? देखो अगला प्रश्न वही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 बम्बई में की गई थी। याद रखेंगे, बम्बई में। क्लियर? और मैं आपको बता दूं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, ये लॉर्ड डफरिन के टाइम में बनी थी। लॉर्ड डफरिन के टाइम में बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे ना लिखा गया 1875। क्या आपको पता है कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट आपका, स्पाइरोगारा पादप जगत किस समूह से संबंधित है? दोस्तों अब मैं बात करूं स्पाइरोगारा,
तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्पाइरोगारा जो होता है ना, थैलोफाइटा में आता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या आता है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है। इस वर्ग के पौधों में जो फूल और बीज होते हैं वो नहीं होते, ठीक है। स्पाइरोगारा ये थैलोफाइटा में आता है। शैवाल जो आते हैं वो थैलोफाइटा में आते हैं, शैवाल भी आपके, तो ये आप याद रखना। एक चीज मैं बता दूं, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? दोस्तों, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट को कहा जाता है। और पादप जगत का सरीसृप किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट को कहा जाता है। पादप जगत का सरीसृप टेरिडोफाइटा और पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा आपका, आप उसका आंसर ज़रूर करें, ठीक है। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, मुझसे आप बेधड़क बेझिझक होकर कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। केवल पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें पूछिएगा। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, देखो अभी ना यूट्यूब पर बड़ी कंट्रोवर्सी फैली हुई है। टीचर सभी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इस तरह की, पहली बात तो जो जिस तरह की भाषा यूज की जा रही है कुछ टीचरों के द्वारा, वो एक सभ्य टीचर की निशानी नहीं है। सर, टीचर को ये मतलब उसके इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाएगा, किसको नहीं पढ़ाएगा। उसने इस बात का ठेका नहीं लिया कि वो एक ही जगह अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेगा, या एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के चला जाएगा तो दूसरे वाले उसके खिलाफ गलत व्यवहार करेंगे। ये सब चीज़ें उल्टी सीधी बातें हैं। और ये जो टॉपर खरीदने बेचने की बात हो रही है, इससे मैं सभी मतलब शिक्षक बिरादरी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म कीजिए। इससे नुकसान विद्यार्थियों को हो रहा है। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि हम जाएँ तो जाएँ किस तरफ। तो सभी जो शिक्षक बंधु हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी है इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करें। चाहे वो आदित्य रंजन सर हों, गगन प्रताप सर हों, या आपके राकेश यादव सर जिनको इन्वॉल्व किया जा रहा है, या नीतू मैम हो, सभी से रिक्वेस्ट है आप प्रतिस्पर्धा की दौड़ रखिए एक दूसरे रिजल्ट में। मगर इस तरह की जो लांछन आप लगा रहे हैं, इससे विद्यार्थी का नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। सीजीएल की भर्ती आ गई है और भी कई सारे एग्जाम पेंडिंग में हैं। तो उन सब कारणों को आप सब उनमें इन्वॉल्व मत होना। वो टीचरों का अपना अपना, कोचिंगों का अपना इंटरेस्ट है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे हैं। वो सब एक दूसरे पे आरोप, जैसे पहले कभी विधायक खरीदे जाते थे, अब टॉपर खरीदे जाते हैं भारत में। अजीब तरीके की प्रथा देखने को मिल रही है। शिक्षा को मतलब बदनाम कर रखा है कुछ लोगों ने। तो ऐसी बातों में आप इन्वॉल्व मत होना। मिलते हैं फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।